हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज 1 जनवरी है और मैं ये वीडियो जो है बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। मैंने सोचा था कि चलो भाई 1 जनवरी से बनाएंगे। तो सबको एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष में, नए साल में हमें एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम थोड़ा और मेहनत करें और डेडिकेशन दिखाएं। तो जैसा कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत किया था, जिसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। फिजिक्स में जेई मेंस प्लस एडवांस का भी उसमें हमने शुरुआत किया है। उसमें हमने कितने 2 लेक्चर उसमें भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर होने वाला है आपको एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। यही नहीं, जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हो सारे कवर्ड हो जाए, साथ साथ इसका सॉल्विंग भी कराया जाए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछला जो लेक्चर हमने समाप्त किया था, एंड किया था, वो कहाँ किया था? हमने नोमेनक्लेचर शुरुआत की थी। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा था कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप होता था। कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स देखे थे कि किस में जो है R में H रहेगा और किस में R में H नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो जो शुरुआत हुआ था, देखिए कोई भी नोमेनक्लेचर जब हम नाम देते हैं ना, तो ये 3 चीज यूज होता है। सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, उसके बाद यूज होता है वर्ड रूट एंड देयर आफ्टर सफिक्स। एकदम बेसिक सा है यही चीज, इसी के हेल्प से हम सारे नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये तो भाई हाँ हो गया कि जनरल बात है कि हाँ सबसे पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिर वर्ड रूट यूज करेंगे एंड देयर आफ्टर सफिक्स यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं यार। देखो, इंप्रूवमेंट मतलब क्या? थोड़ा सा दिखने में और क्लैरिटी आ जाए। और वो क्लियर पिक्चर कब आएगा? जब हम प्रीफिक्स को 2 टुकड़े में बांटेंगे। प्रीफिक्स भी 2 तरह का होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। करेक्ट। और वर्ड रूट तो वर्ड रूट ही रहेगा, और सफिक्स को भी वैसे ही। लेकिन सफिक्स में पहले क्या आता है? 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। बात क्लियर है? देखिए, यहां पे नोमेनक्लेचर जो हम करेंगे ये तो एकदम जनरल बात है। थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट किया, थोड़े से समझ रहे हो ना, ताकि और क्लियर हो जाए। तो ये होता है, ऐसे नोमेनक्लेचर करेंगे। अब लेकिन जानना तो जरूरी है ना भाई कि ये सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, और ये प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए जान ही लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स एकदम शुरू में जाते हैं, थोड़ा सा पास्ट में पीछे जाते हैं। तो हमारे पास जो नोमेनक्लेचर था, हमने एकदम बेसिक से क्या पढ़ा था? मीथेन। यही ना, एक बेसिक, सबसे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, भाई सब कोई जानता है। तो मीथेन में ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, मिथ, है ना, यही है वर्ड रूट। ठीक, और ये जो एन दिख रहा है ना, वो क्या है? सफिक्स है। ठीक है, और इसके पहले कुछ लग जाएगा, वो क्या हो गया? प्रीफिक्स है। समझ में आया ना? तो एक एक करके तो एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड रूट को। वर्ड रूट को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वही सब आ रहा है ना। तो सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो देखिए, तो वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट, देखिए वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात समझ में आई? वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे? देखिए कैसे। एक कार्बन एटम होता है
तो आपको ऐसे मिथ लिखना होगा वर्ड रूट में। समझ में आया ना? मतलब जब कार्बन एटम 1 होता है तो आपको पता है CH4 मीथेन, तो उसमें वर्ड रूट कौन यूज हुआ है? मिथ। 2 कार्बन एटम के लिए इथ, 3 प्रोप, 4 5 ये मीथेन इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन के लिए ब्यूट, पेंटेन के लिए पेन, उसके बाद में 6 कार्बन एटम के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ओके, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। देखो इतना यूज में नहीं आएगा, 10 तक ही आपको मिलेगा, उसके बाद में ट्राइडेक वगैरह इतना, और सीधे आप 20 के लिए कितना लिखें? इकोस, ठीक है, इतना यूज में नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्ड रूट याद होना चाहिए। याद होना क्या चाहिए आपको? याद ही होगा क्योंकि 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ड रूट, ठीक है। तो हमने एक शुरुआत कहाँ से की थी? बेसिक एकदम, मीथेन। तो मीथेन में तो मिथ आता है और इथेन में ईथ आता है, इसीलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया? वर्ड रूट को जानना। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। एक चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, ठीक है, या मेन चेन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो बात आएगी यहां पे देखिए, एन, ये जो है ना मीथ के बाद जो ये क्या यूज हुआ है? वर्ड रूट के बाद आया है सफिक्स, इसके पहले आएगा प्रीफिक्स। तो जब मीथेन में लास्ट वाला है एन, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है सफिक्स। तो सफिक्स भी 2 टाइप का होता है। एक होता है 1 डिग्री सफिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। सिंपल बात है, प्राइमरी सफिक्स। दूसरा सफिक्स जो आता है वो होता है 2 डिग्री सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। करेक्ट। तो सफिक्स कितना हो गया? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स या 1 डिग्री। सबसे पहले 1 डिग्री देखते हैं। देखिए 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ये क्या होता है, इसको यहां देखते हैं। अगर एक बॉन्ड है तो ये क्या हो गया? एन यूज होगा। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज होगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज होगा। समझे क्या? अगर मान लो ये डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो इसका क्या होगा? डाई इन, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम होगा डाई आइन। बस इतना ही, ठीक। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आता है जो आपने सुना भी होगा कि जो एक होता है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं? तो ऐसा बोला जाता है। सबसे पहले आप ये लिख लो, इसको लिख लिया, ठीक है। तो सेचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखे? एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं वर्ड रूट को, ठीक है। हम जान लेते हैं सेचुरेटेड क्या होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, मजा आएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली आपको बता दिया जाएगा कि भाई सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, उसको सेचुरेटेड क्यों बोलते हैं? कार्बन का जब हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, करेक्ट। अनसेचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड आ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, आप लिख सकते हो अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको सेचुरेटेड क्यों बोलते हैं? देखिए
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे अगर कोई मान लेते हैं क्या है, वाटर है, उसमें मैंने शुगर डाला और डाला, ठीक, वो घुलते गया, एक समय आएगा जब हम एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, मतलब वो नहीं घुलने वाला है, समझ रहे हो ना, तो सेचुरेटेड हो गया है वो, समझे। तो सॉल्यूशन सेचुरेटेड का मतलब नो मोर एक्सेप्टेबल, किसका, नो मोर एक्सेप्टेंस ऑफ शुगर, मतलब चीनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, घुलेगा नहीं वो, तो क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। अनसेचुरेटेड का क्या, तो अब देखें, अब जानते हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड क्या होता है। तब हम जानेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वहां से हम रिलेट करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, यानी हमने सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है, अब आगे सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। उसी तरह यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, तो चारों बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से बना ले तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, है ना। अब देखिए यहां पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, मैक्सिमम, हाइड्रो 2 ही बॉन्ड बनाया है यार, ये जो है इसका एक बॉन्ड इसी कार्बन से जुड़ा है, तो अगर ये भी फ्री हो जाए तो क्या हो गया, सेचुरेटेड। इसको, ये फ्री नहीं है मतलब अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे हाइड्रोजन, तो देखिए यहां पे एक डबल बॉन्ड हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, एक और हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, मतलब कार्बन की जितने भी वैलेंसी है सबको हाइड्रोजन से जोड़ दो। अब इससे ज्यादा बॉन्ड बन सकता है क्या, नहीं, तो क्या आ गया, सैचुरेटेड हो गया, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, कार्बन का पूरा सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए वर्ड रूट की तो बात हो गई भाई, जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, वर्ड रूट उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ सफिक्स की बात आएगी, तो सफिक्स में एन, इन, आइन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, और वो कौन सा सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स है, ठीक है। तो चलिए जब सफिक्स हमने पढ़ ही लिया 1 डिग्री, तो 2 डिग्री सफिक्स देखते हैं क्या होता है। 2 डिग्री सफिक्स, देखिए आपने देखा होगा ना, मिथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले एकदम बेसिक वाला एग्जांपल लेते हैं, मिथेनोइक एसिड, मतलब ये कि मिथ तो हो गया वर्ड रूट, एन यहां पे यूज हुआ है ना, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद जो आता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा हो सकता है कि एक जो कंपाउंड है उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन यहां पे जो आने वाला है वो कौन सा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसके हम बारे में स्टडी करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो 1 डिग्री सफिक्स एन, इन, आइन, 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो इट रिप्रेजेंट्स द मेन फंक्शनल ग्रुप। इट देखिए मीथेन वर्ड, सफिक्स मतलब बाद में लगेगा, तो यहाँ पे एन लगा है ना, और एसिड का भी नाम बाद में है तो वो भी तो सफिक्स है ना, लेकिन वो 2 डिग्री है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। इट रिप्रेजेंट्स द मेन फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में, तो ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो जो एसिड का लास्ट नाम है ना ओइक एसिड, ये क्या है, सफिक्स है,
कौन सा? 2 डिग्री। हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें यहाँ एक जगह क्या होगा, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं उसको रखेंगे, उसके बाद में 2 डिग्री प्रीफिक्स रखेंगे और यहाँ पे सफिक्स रखेंगे, समझे ना? प्रीफिक्स रखेंगे और सफिक्स रखेंगे, तो टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पे उसका यूज होता है, उसके बाद में सफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। 1 डिग्री सफिक्स पहले आता है तब 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, और उसके पहले ही कौन आ जाता है? वर्ड रूट, और वर्ड रूट के भी पहले कौन आता है? प्रीफिक्स आता है। तो चलिए प्रीफिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स, यहाँ पे इसका ये वाला एग्जाम्पल था। चलिए अब बात करते हैं प्रीफिक्स की, ठीक। तो प्रीफिक्स में आपको पहले ही लिखाया था, पहले कौन आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर कौन आता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझे क्या? तो चलिए, और देखिए इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसका होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स का, और उधर 2 डिग्री सफिक्स का, ठीक। 1 डिग्री सफिक्स तो एन, इन, आइन, बस यही तीनों है, ज़्यादा उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। और 1 डिग्री जो प्रीफिक्स है इसमें साइक्लिक आ जाता है, ठीक है। और साइक्लिक में कौन? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की। तो देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स, आप लिख लो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और शॉर्ट नोट्स बनाना ऑर्गेनिक का, एकदम फुल में फुल मार्क्स आएंगे। आप पूरा पढ़ो तब पता चलेगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, हाँ, किसको रिप्रेजेंट करता है? द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप attached to the मेन चेन। समझे क्या? मतलब ये कोई, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे COOH है, यहाँ पे एक OH आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है? ये तो मेन चेन होता है कि नहीं? और इस मेन चेन से यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच, इसको द सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच, इसको ब्रांच लिख लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अटैच टू द मेन चेन, इस मेन चेन से जो अटैच है यही। तो इसके लिए जो यूज होगा ना, इसके लिए यूज पता है क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। अगर यहाँ पे CH3 रहे तो मिथाइल होता है, अगर यहाँ पे NO2 रहे तो नाइट्रो होता है। तो ये जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स, मिथाइल, नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में अभी क्या एग्जाम्पल लिखा था? मिथाइल हो गया, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है, अमीनो हो गया। तो अलग अलग हम यूज करेंगे, उसका हम एक चार्ट बनाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझे क्या? तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। नाउ अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स की। तो देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब कोई जो साइड चेन हो ना वो साइक्लिक हो। साइड चेन यहाँ पे जैसे मतलब ब्रांच, अगर मान लीजिए COOH है, तो यहाँ पे जब साइक्लिक होता है इस टाइप का, तब इसके लिए होता है कौन सा यूज? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा वो कितने हो सकते हैं। देखिए आपको पता है ये क्या है? ये स्पाइरो, ठीक है। आपको ये भी पता है बाईसाइक्लो, तो ये बाईसाइक्लो हो गया। ये अल्काइल, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोपाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल हो गया यहाँ पे। तो साइक्लोप्रोपाइल, स्पाइरो कंपाउंड्स जो होते हैं, और ये इनके लिए क्या यूज होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। समझे क्या? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। 2 डिग्री प्रीफिक्स,
फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट एंड देयर आफ्टर हमारा सफिक्स आया था जिसमें कि पहले 1 डिग्री सफिक्स पढ़े थे, फिर 2 डिग्री सफिक्स पढ़े थे। तो इस तरह से हमारा जो है जो नोमेनक्लेचर का है एक पार्ट वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो हमने वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स सबके बारे में जान लिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखें, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स उसके एग्जांपल देखें, 2 डिग्री प्रीफिक्स उसके भी एग्जांपल हमने देख लिए। अब बारी आती है कि भाई ठीक है हम यूज तो करने वाले हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का कैसे प्रीफिक्स में यूज होता है, कैसे सफिक्स में यूज होता है, ये हम देखने वाले हैं। प्रीफिक्स जब भी बोला जाए तो आप जनरली क्या समझना, 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या हो जाता है, वो साइक्लिक वगैरह और वो 3 होता है, आपको पता था ना, या तो साइक्लो जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन वगैरह, साइक्लोपेंटेन आ सकता है, स्पाइरो आ सकता है या बाईसाइक्लो आ सकता है, ठीक, यही 3 है। इसीलिए जनरली जब प्रीफिक्स बोला जाए तो किसकी बात होती है, 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात होती है। उसी तरह अगर सफिक्स की बात है तो एन, इन, आइन वगैरह छोड़कर, क्योंकि ये 1 डिग्री है तो किसकी बात होती है, 2 डिग्री सफिक्स की बात होती है। अगर कोई सफिक्स बोल रहा है इस फंक्शनल ग्रुप का किसी, इसका मतलब उसका कहने का क्या मतलब है कि वो 2 डिग्री सफिक्स बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक लिस्ट बनाते हैं कंपाउंड का और उसके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में उसका प्रीफिक्स क्या यूज होने वाला है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, और उसका सफिक्स यानी 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का क्या आएगा, कंपाउंड आ जाएगा, और इसमें आने वाला है फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड में क्या है, और यहाँ प्रीफिक्स क्या यूज होने वाला है और सफिक्स क्या यूज होने वाला है। एक्चुअली 2 डिग्री की बात है, मतलब सेकेंडरी 1, और यहाँ भी 2 डिग्री की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल दारू, ठीक है। तो अल्कोहल जो है यहाँ पे इसको ROH ऐसे होता है, इसका फंक्शनल जो ग्रुप है OH है, ठीक है, और इसमें प्रीफिक्स जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एज ए ब्रांच लगा हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हो किसी मेन चेन में, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में है तो क्या यूज करेंगे, मेन चेन में है ओल, समझे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब यूज होता है ना, वो क्या होता है, मेन ही फंक्शनल ग्रुप में होता है। लेकिन अगर एसिड है और कहीं उस कार्बन में OH लगा हुआ है तो एसिड मेन में आ जाएगा, और एसिड का सफिक्स की तरह यूज होता है, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप में। और OH किसकी तरह ट्रीट होगा, एक ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। तो जब ब्रांच की तरह ट्रीट होगा प्रीफिक्स, ठीक है, और जब मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा सफिक्स यूज करते हैं, समझे क्या। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जब देखो अल्कोहल जहां भी एग्जांपल देखते हैं उसके बाद क्या देखते हैं आपको पता ही है, थायोल, ठीक है, RSH। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, SH है, और इस अगर ये किसी ग्रुप से जुड़ा, किसी मेन फंक्शनल ग्रुप, ये सॉरी मेन चेन से जुड़ा हुआ है एज ए ब्रांच, तो इसको नाम देते हैं मरकेप्टो, और ओल के बदले थायोल। आई बात समझ में, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी काफी खूबसूरत एग्जाम्पल है, और ये हुए आपका अल्डिहाइड। कौन सा है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड आपको पता है, अल्डिहाइड RCHO, मतलब या तो आप CHO लिख दो, मन है तो ऐसे भी लिखते हैं, डबल बॉन्ड O करके H, कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है जैसे R। एनी प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए
अब इसका कैसे यूज होता है देखिए, अब इसमें थोड़ा लोचा है। लोचा क्या है कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी मेन जो पेरेंट चेन है उसमें हो सकता है, पेरेंट चेन में नहीं भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह दो यूज होता है इसमें, देखो एक है फॉर्माइल और दूसरा क्या है ऑक्जो। समझे क्या? फॉर्माइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा लिख लेना अपने से। और ऑक्जो जो है अगर ये मेन चेन में है, मतलब पेरेंट चेन में है, तब यूज होता है। कौन? ये अल्डिहाइड का। ठीक है, अगर सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो सिंपल है, अल लिख दो। समझे? या इसका ऐसे भी कार्बल्डिहाइड भी बोल देते हैं, कार्ब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, ये कम यूज होता है जनरली। आपको अल मतलब मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये सब क्या है? अल, बाद में सफिक्स लगा है। समझे ना? सफिक्स, कौन सा सफिक्स? 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो आपको मैं रिमाइंड दिलाते चलूंगा क्योंकि 1 डिग्री सफिक्स मैं फिर से बोल रहा हूं, वो क्या है? इन, एन, आइन वगैरह। ठीक है, तो उसकी ज्यादा बात नहीं होती है, इसलिए जब भी सफिक्स मैं बोलूं ना तो आप यही सब समझना, ये ओल, थायोल, अल, यही वगैरह वगैरह है ना। और प्रीफिक्स मतलब किसी चेन में लगा, सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा है यानी ब्रांच की तरह लगा है तो उसमें यूज होगा प्रीफिक्स। हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स मतलब कौन प्रीफिक्स? 2 डिग्री प्रीफिक्स। हाइड्रोक्सी मर्केप्टो। फॉर्माइल कब यूज होगा? जब सब्स्टिट्यूएंट मतलब अलग हो। कभी कभी आपको मिल सकता है, एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, देखिए सी 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 सी, यहाँ पे COOH हो और यहाँ पे CHO हो। देखिए ये मेन चेन, ये मेन चेन है ना, तो यहाँ पे ऑक्जो यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पे CHO, ठीक है 2 3, तो ये क्या यूज हो जाएगा? इसमें मेन चेन में नहीं है ना ये, तो ये फॉर्माइल यूज होगा। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना हम एग्जाम्पल करेंगे ना थोड़े बाद में, जब थोड़ा सा सीख लेंगे तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ कितना सीक्वेंस मस्त बनेगा। ये अल यूज होगा ना, जैसे मिथेनल्डिहाइड है, इथेनल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कार्बल्डिहाइड मतलब बहुत कम यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो आपको ज्यादा इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो 3 हो गया। लास्ट यहाँ पे मतलब लास्ट नहीं है, फिर मैं मिटाने वाला हूँ और फिर लिखने वाला हूँ दूसरा। ये 4 अभी लिख रहा हूँ, तो चौथा जो है ये हो जाएगा आपका कीटोन। अब जहाँ भी अल्डिहाइड भाई आते हैं, कीटोन भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। कीटोन का आपको पता है RC डबल बॉन्ड R डैश, पता है ना? R जो है H नहीं हो सकता, R डैश भी H नहीं हो सकता, नहीं तो अल्डिहाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है, ऐसे ऐसे याद रखें, लेकिन यहाँ R है, R डैश है, ये देना बहुत जरूरी है। अब इस भैया का क्या यूज होता है? केटो या ऑक्सो। जनरली इसको आप अवॉइड करना, ये बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया, तो इसको हम नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं? ऑक्सो ही यूज करते हैं इसके लिए भी। समझे? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब समझेंगे क्या? देखिए आप कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें ऑक्सो, इसमें ऑक्सो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अरे भाई कीटोन जो होता है ना वो बीच में लाई करता है, और जो ये होगा ना हमारे ये अल्डिहाइड भाई, ये किनारे पे आते हैं या साइड चेन की तरह आएंगे। समझे ना? तो बीच में जो है ऑक्सो आपने लगाया है, इसका मतलब कोई भी समझ जाएगा कि आपने किसके लिए यूज किया है? कीटोन के लिए यूज किया है। एकदम से किनारे पे हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ठीक है, तो ऑन, तो 4 एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वीडियो पॉज करके।
ओके, तो हमारा 4 फंक्शनल ग्रुप का हमने क्या किया, सबसे पहले कंपाउंड था, उसके हमने क्या किया, उसका फंक्शनल ग्रुप देखा, फिर प्रीफिक्स देखा, फिर सफिक्स देखा। ठीक है, कितना आसान था। ठीक है, 4 और देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो सबको पता है, RCOOH, मतलब COOH, या ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं कार्बोक्सी। प्रीफिक्स में क्या होता है, कार्बोक्सी, मतलब मेन फंक्शनल जो मेन पेरेंट चेन है उससे अगर कोई जुड़ा हुआ ब्रांच है उसमें अगर एसिड आता है तो वो क्या हो गया, कार्बोक्सी हो जाएगा। और अगर सफिक्स की तरह यूज होता है, मतलब ये कि मेन चेन में यूज होता है, तो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये लिखो या नीचे वाला लिखो, जनरली ऊपर वाला प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड आपको पता है RS डबल बॉन्ड SO3H ऐसे लिख दो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, SO3H लिखो और S यहाँ लिखो, डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड नीचे, OH इधर, और एक यहाँ से ग्रुप निकला हुआ है। ठीक है, अब इसका जो प्रीफिक्स की तरह क्या यूज होता है, वो होता है सल्फो। क्या यूज होता है, सल्फो। ठीक है, सफिक्स की तरह अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप में है तो यूज होगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, एनी प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आता है आपको एस्टर। यस, एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। समझे क्या? तो एस्टर जो है इसको ऐसे लिख सकता हूं COOR ऐसे, या दूसरे तरीका से ऊपर यहाँ पे OR आ जाएगा, यहाँ से कोई ग्रुप लगेगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसका कैसे यूज होता है, देखिए भैया इसका भी थोड़ा गड़बड़ है। हमने अल्डिहाइड का देखा था ना, हाँ, इसमें भी देखिए एल्कोक्सी कार्बोनिल क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल पहला, या दूसरा जो है एल्केनोइल ऑक्सी। समझे? अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यूज तो करे क्या। तो देखिए भैया, इसका इधर और इसका इधर, इधर मतलब क्या, कब यूज करेंगे, RCOOR। यहां पे प्रिंसिपल चेन आएगा। अगर प्रिंसिपल चेन ये O के साइड नहीं रहता है तो उसमें क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल चेन O के साइड रहता है तो उसमें क्या यूज करेंगे, एल्केनोइल ऑक्सी। हाँ, एल्केनोइल ऑक्सी, अजीब नाम है भाई, दिमाग का दिल कर दिया। नाउ इसका देखिए O8 अगर मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में है, एस्टर अगर मेन चेन में है फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या यूज करेंगे, O8। ठीक है, और उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है ना, सबको हमने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से 4 पहले एक्सप्लेन किया उसी तरह से ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, 4 और देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन करना है और इस पे समझना है। ठीक है, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारने का, समझेगा, रट्टा नहीं मारने का, एकदम फील लेने का। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करना है। तो चलिए और देख लेते हैं। अब देखिए, अब क्या है, ये आपको पता होगा यहाँ पे
R-। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। ये कैसे बनता है पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप इसका जो है यही प्रीफिक्स, जनरली हम प्रीफिक्स इसका यूज नहीं करते हैं, हम इसका क्या यूज करते हैं? सफिक्स। सफिक्स क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड का मतलब ये हुआ, एक मिनट, ओइक एनहाइड्राइड इसको और भी लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक। देखिए ओइक एसिड था ना, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते थे, उसी तरह ओइक एनहाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं। किसमें? सफिक्स में। सफिक्स मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप में होगा वो, बात समझे क्या। उसी तरह यहां से आ गया एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ये कंपाउंड है, R-C डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे H भी हो सकता है, R' हो सकता है, RH भी हो सकता है, समझे क्या। तो इसका जो है फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है, सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हैं, N ऐसे मतलब H R' कोई भी लिखो, ठीक है। इसमें भी 3 तरह का होता है, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड। बात समझ में आई? 1 डिग्री अमाइड मतलब ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो और यहाँ हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो यहाँ कार्बन और किसी एक पे और कार्बन, तो 2 डिग्री अमाइड है, मतलब सेकेंडरी अमाइड। और 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइड। 3 डिग्री अमाइड का मतलब ये हुआ कि ये जो है 3 नहीं, मतलब यहाँ भी कार्बन और ये तो कार्बन है ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। तो यहां प्रीफिक्स का यूज क्या होता है? कार्बामोइल, ठीक है। ये क्या है? एसिड अमाइड का प्रीफिक्स कैसे यूज होता है? कार्बामोइल। सफिक्स में या तो अमाइड लिख दो या कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए अब आएगा एसिड हैलाइड। अगर यहाँ पे R है, C डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H आ जाता तो क्या हो जाता था? वो अल्डिहाइड हो जाता था। लेकिन इस बार H नहीं आएगा, इस बार कोई X आएगा। तो X मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, हैलोजन जो फैमिली के जितने भी एलिमेंट है ना वो। तो यहाँ पे इसका फंक्शनल, ये तो कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड वो X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। और ये यहाँ पे कोई ग्रुप या R वगैरह लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे H भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या रहा? कंपाउंड रहा। और यहाँ पे आपको इसका जो प्रीफिक्स है वो हो जाएगा हेलो कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? हेलो कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल हो जाएगा। और इसका जो सफिक्स है वो या तो आप OL क्लोराइड लिखो, OL क्लोराइड, या जिस तरह से इसमें लिख रहे हैं ना उसी तरह यहाँ कार्बोनिल क्लोराइड लिखो। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये CO। तो इस तरह से हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अमाइन, ठीक है। अमाइन आपको पता है ये NH2, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पे HR भी हो सकता है, HR' भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अमीनो यूज होता है, सफिक्स में अमाइन यूज होता है। समझे क्या? प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो यूज होता है और सफिक्स क्या होता है? अमाइन यूज होता है। नाउ अब हम आते हैं साइनाइड पे। देखिए साइनाइड जो है, यहाँ पे साइनाइड, इसका फॉर्मूला कंपाउंड क्या है? RCN, करेक्ट। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CN। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, या, ठीक है। इसमें जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या है? सायनो,
ठीक है। और सफिक्स जो यूज होता है वो होता है नाइट्राइल या कार्बनाइट्राइल, या तो नाइट्राइल यूज करो या कार्बनाइट्राइल। कब? जब मेन फंक्शनल ग्रुप में हो, और जब साइड यहाँ पे ब्रांच हो तो क्या हो जाएगा? साइनो यूज होगा प्रीफिक्स में। उसी तरह यहाँ पे आइसोसाइनाइड, बहुत ही सिंपल, आइसोसाइनाइड RNC हो जाएगा। यहाँ पे N डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर कार्बन जो है, सॉरी नाइट्रोजन कार्बन को दिया रहता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो आइसोसायान, सिंपल, जिस तरह से सायान हो, क्योंकि जिस तरह साइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइड है, उसी तरह यहाँ पे प्रीफिक्स सायनो है तो इसमें हो जाएगा आइसोसायानो। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसका जो होता है आइसोनाइट्राइल, बस किसमें? आइसोसाइनाइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना तो हमने देख लिया। अब जो हम देखने वाले हैं कुछ कंपाउंड के बारे में, जैसे ये क्या है? ROR, ये ईथर है, समझे क्या? तो इसमें जो है अब सफिक्स यूज होने वाला नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी जो देखने अब सिर्फ क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर, ऐसे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल है, इसका क्या होता है? RX। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? X। ठीक है, यहां पे एल्कोक्सी यूज होता है, एल्कोक्सी यूज होता है, हेलो यूज होता है, या फिर आ जाता है यहां पे जैसे NO2, तो ये क्या हो गया? RNO2। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? नाइट्रो है, नाइट्रो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। तो इतना हमने फंक्शनल ग्रुप देखा। ठीक है, आई होप आपको सब पता चल गया होगा, याद भी हो गया होगा बहुत सारा। ठीक है, तो हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप है, उनके प्रीफिक्स, सॉरी कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और फिर सफिक्स। ठीक है, तो हम यहां तक तो देख लिया हमने। ठीक है, अब बारी आएगी नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लो, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोमेनक्लेचर का जो रूल है वो देखते हैं। ओके, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट लिखना है, उसको समझना है और उसके साथ हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन को देखकर। देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है? रूल नंबर 1। हम जो भी रूल पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे रूल नंबर 1 देख रहे हैं और उसके सब रूल्स, मतलब रूल नंबर 1 के अंडर क्या क्या आता है? यहाँ पे 3 है पार्ट्स टोटल। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि इफ अ मॉलिक्यूल हैज नो फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो हम पता है, मतलब हम देखो क्या है कि हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड दिखता है। तो कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं। तो हमें कैसे, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना होता है, मेन चेन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन होता कैसे है? हम क्या करते हैं, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो सबसे हम देखते हैं लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिसमें आ जाए उसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल सब एक ही चेन में आ जाएगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, अब इससे सिंपल क्या होगा भाई? सब कार्बन एक ही, मतलब हमारे मेन चेन में ही आ गए, पेरेंट चेन में ही आ गए। दूसरा जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, ये कार्बन ये और यहाँ से ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखिए अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ या इधर आता हूँ तो 6 आ रहे हैं ना कार्बन। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे आता हूँ तो क्या आ रहा है? 7 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया ना भाई?
वो क्या है 7 कार्बन, उसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए द ग्रुप विच आर कनेक्टेड टू द मेन चेन। पहले वाले तो एग्जाम्पल में कोई ग्रुप कनेक्ट नहीं था, ठीक है, सबको हमने मेन चेन में ले लिया, सारे आ गए। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच्ड है मेन चेन से बाहर, मेन चेन से कनेक्टेड है एक्चुअली, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो मेन हमारा ये हो गया और ये क्या निकला हुआ है, इससे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, तो इफ अ मॉलिक्यूल हैज 2 or more कार्बन चेन, 2 or more carbon chain with the same maximum number of carbon atom, then select the chain which has maximum number of substituents। चलिए उसकी पहले बात करेंगे। पहले ये देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लॉन्गेस्ट यही आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अगर मान लो नंबरिंग सेम हो जाए, मान लो ये जो सब्स्टिट्यूएंट था ना, यहाँ से कितना आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर यहाँ से भी 11 आ जाए तब क्या करेंगे, है ना। सबसे हमारा प्रायोरिटी क्या है, नंबर, कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, किस में, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, अनसेचुरेटेड नहीं हो, क्या हो, सेचुरेटेड हो, तो हमारा सबसे मतलब पहला जो प्रायोरिटी है वो देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए हमारे मेन मेन चेन में, यानी पेरेंट चेन में। तो हम तो ला ही रहे हैं ना। फिर हमने देखा कि भाई पेरेंट चेन मेन चेन में जब हम ला रहे हैं तो उसमें से कुछ ऐसे आ जा रहे हैं जो कि इससे कनेक्टेड हुए हैं और वो मेन चेन में नहीं इंक्लूडेड है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हमने मिला था, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर दोनों ओर से सेम मिल गए, मतलब जो हमें ऐसा लगे कि भाई ये तो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन उधर से भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए ना, एक दूसरे साइड से भी उतना ही आ जाए, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे, देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रहा है। एक साइड से हो सकता है एक सब्स्टिट्यूएंट हो और दूसरे साइड से 2 आ जाए, तो प्रायोरिटी किसके होगी, दूसरे वाले की होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। तो चौथा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो चौथा जो है ना एक क्वेश्चन टाइप का है, 1 2 और 3, 3 यहाँ पे। अगर मैं काउंट करूं तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो अब तीसरे वाले पे एग्जाम्पल आते हैं। सबसे चौथे वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं। देखिए चौथा वाला जो एग्जाम्पल है आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन। देखिए ना, मतलब कि अगर मैं इसको लेता हूं, सेम एग्जाम्पल तीनों में है तो भी 8 आ रहा है, इसको लेता हूं मेन चेन तो भी 8 आ रहा है। देखो इसको लो या इधर से लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसको लेता हूं तो भी 8 आ रहे हैं। तो जो प्रोमिनेंट बात क्या है, हमें कौन सा इसमें दिख रहा है, कौन सा मतलब प्रिंसिपल चेन है या मेन चेन है। देखिए चलिए तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या देखने वाले हैं, जो ब्रांच है किस में ज्यादा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है किस में ज्यादा है। पहले वाले में 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, दूसरे वाले में 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, ये ज्यादा अच्छा है
इसमें देखते हैं 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें किसने 4 सब्स्टिट्यूएंट, तो ये वाला सही है, ये गलत है, ये गलत है। नंबरिंग करेंगे तो समझ में आया। तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए और समझ के, ठीक है। ओके गाइस, तो हम आ गए रूल नंबर 2 पे। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या है, देखिए फिर मैं वही बोलूँगा कि मैंने लिख दिया है ताकि हमारा टाइम जो है थोड़ा सेव हो जाए। देखिए रूल नंबर 2 में पहला पॉइंट है, इफ मॉलिक्यूल हैज़ अनसेचुरेशन। पहले हमने देखा था कि अगर मॉलिक्यूल क्या हो, सेचुरेटेड हो, तो हम जो चेन का जो है सिलेक्शन है वो कैसे करेंगे। अभी हम पैरेंट चेन का ही सिलेक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल सेचुरेशन में आ जाए, इट शुड बी प्रेजेंट इन द मेन चेन, मतलब जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो मेन चेन में होना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट है, इफ मॉलिक्यूल हैज मोर नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड ग्रुप देन पॉसिबली सिलेक्ट ऑल ऑफ देम इनटू द मेन चेन, अदरवाइज सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मान लेते हैं, चलिए 1 आया तो ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो आपको ट्राई करना है कि जो भी अनसेचुरेटेड जो भी है, अनसेचुरेटेड जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो सबको मेन चेन में ला दो, ठीक है। भले ही दूसरा जो है कार्बन, दूसरा एक चेन बन रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, एटम ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है ना सब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इसी को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जितना मैक्सिमम सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर लो, समझे क्या। अगर नहीं हो पाता है तो अदरवाइज सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहीं पे आप अगर डबल बॉन्ड को सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन मुश्किल हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना, ठीक है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की तरफ जाइए, समझे क्या। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इफ कार्बन एटम्स आर आल्सो सेम देन सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वही बात आ गई, जब ये सब फेल होगा तो हम फिर पीछे आएंगे, कार्बन एटम सेलेक्ट करो, कार्बन एटम भी सेम है, तो फिर देखो कि किस में ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, समझे क्या। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट हम देखेंगे कि इफ मॉलिक्यूल हैज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन द मेन चेन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी उतना अच्छा ज़्यादा नहीं है जितना डबल बॉन्ड का है, तो हमेशा डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देना है। चलिए एग्जाम्पल देख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दे दिया मान लो, तो भले ही कार्बन एटम यहाँ ज़्यादा है लेकिन सबसे प्रायोरिटी क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड कर ही लो। तो ये जो हो गया आपका पेरेंट चेन हो गया, समझे क्या। और ऊपर वाला जो गया वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जैसे ही सेचुरेशन आया तो क्या पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड सारे ले ले, हाँ ले ले, तो ले लो ना, क्या दिक्कत है। भले ही इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं लेकिन उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, समझे क्या। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि डबल बॉन्ड ले लेना है और पूरा ले लेना है, अगर पॉसिबल हो तो ले लिया, मजे करो, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इधर ले या उधर ले। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से अगर ये वाला लेते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और कार्बन नंबर ज़्यादा भी आ गया। उधर जाएंगे तो कार्बन जो है एक कम हो जाएगा, यहाँ पे एक था ना, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक तो सबका सेम है, इधर एक कार्बन और एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन एक डबल बॉन्ड और फिर एक कार्बन और है, तो इसीलिए ये वाला प्रेफर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो हम किसको लेंगे, डबल बॉन्ड। बस शर्त है कि कार्बन एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
समझे क्या? अब देखिए यहाँ पे कैसा ले, देखिए यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है यार, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब आ गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होंगे भूल जाओ, उससे हमें क्या मतलब है, सारे आ गए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे डबल बॉन्ड दोनों ऐसे इसमें ले लो, बाकी भूल जाओ, भले ही दूसरे तरीके से कार्बन एटम ज़्यादा आ जाए, लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड सारे आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ से अगर शुरुआत करें तो एकदम सेम चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक आए। अब यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ आके एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर इसमें लेते हैं तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एक ये और एक ये। लेकिन अगर नीचे वाले में लेते हैं तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा। वैसे ही एग्जाम्पल्स है, ये वाला नीचे वाला जो है, आप ये देख लो, इसका नीचे वाला का आप अपने से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आपको डबल बॉन्ड मैक्सिमम इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर इधर से जाओगे तो ये एक ही होगा ना, लेकिन अगर इधर से जाओगे तो ज़्यादा होगा। एक ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। समझेगा? कार्बन नंबर एटम भी सेम ही है। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा कुछ एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी रूल्स को पढ़ेंगे। हर एक जितने रूल पढ़ेंगे ना, सबके एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इसमें क्या जाता है कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।